लॉकडाउन में सब कुछ हुआ बंद, मगर हम आपकी तैयारी नहीं होने देंगे बंद। जितनी भी जम्मू कश्मीर के नए रिक्रूटमेंट आई हैं, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, सब की तैयारी करने के लिए, लाइव पढ़ने के लिए अभी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और पढ़ें जम्मू कश्मीर की बेहतरीन फैकल्टी के साथ। मैं आशिक लोन लाया हूँ आपके लिए लाइव बैच। हेलो एंड वेलकम्स टू जॉब अड्डा। आज जो हमने जो लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट टाइम में जो टॉपिक शुरू किया था, पहले तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है सब इंस्पेक्टर के लिए है, वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन है, उसके लिए ये वाला टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हमने बेसिक चीज़ें तो उस दिन फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी ही थी, फिर से मैं एक बारी आपको वो सारा रिव्यू करवा देती हूँ ताकि आपको आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने क्या पढ़ा था, यूएनओ के बारे में पढ़ा था। इतना तो आप सबको पता ही होगा किस ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुई, याद अगर होगा तो 1945 में यूएनओ एस्टैब्लिश्ड हुई। उस टाइम पे थे 51 मेंबर कंट्रीज, तो आज इसकी मेंबर कंट्रीज है 193। आज इसकी मेंबर कंट्रीज है 193। अगर प्रेजेंटली करेंटली क्वेश्चन आ जाए कि प्रेजेंटली कितनी मेंबर कंट्रीज थी, तो इसकी 193 मेंबर कंट्रीज, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट। उसके बाद ऑर्गन्स पढ़े थे हमने उस दिन। ऑर्गन्स में सबसे पहला ऑर्गन हमने पढ़ा था जनरल असेंबली। जनरल असेंबली क्या होती है, ऐसी प्लेस जहां पर सारी कंट्रीज इकट्ठे होकर आगे की रणनीति तैयार करती हैं, किन मुद्दों पे डिस्कस करना है, वो सारी बातें जनरल असेंबली में की जाती हैं। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, 15 मेंबर्स हैं जिसमें 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट। ये हमने पढ़ लिया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ, कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना और सोशल वेलफेयर के लिए जो ऑर्गन बनाया गया उसका नाम दिया गया इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहां पर था ये ट्रस्टीशिप काउंसिल। एक ऑर्गन था यहां पर द ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और लास्ट ऑर्गन था हमारे पास द सेक्रेटरी। ये चीजें हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। अब जो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको कभी भी भूलनी नहीं है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स तो आपको इसमें याद ही रखने हैं। हमने जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था यूएनओ, उसमें पढ़ा था कि हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ कहाँ हैं। वहां पर हमने पढ़ा था कि हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ कहाँ है, न्यूयॉर्क। अभी मैंने यहां पर लिखा है कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमने ये ऑर्गन पढ़ लिया है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ। इसके हेडक्वार्टर्स अगर पूछे जाएं तो हेडक्वार्टर्स कहां हैं इसके, हेग, नीदरलैंड। ये पॉइंट तो आपको याद रखना है, हमेशा माइंड में ये चीज रखनी है कि हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस न्यूयॉर्क नहीं है। यही एक ऐसा ऑर्गन है जिसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है यूएनओ का जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, तो वो कौन सा ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेग, नीदरलैंड। मुझे लगता है ये पॉइंट तो आपका एकदम से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मेरा हेडक्वार्टर्स ऑफ अदर 5 ऑर्गन्स। अभी आपको बताया कि और सारे ऑर्गन्स जो आपने 5 ऑर्गन पढ़े, अगर मैं यहां पर देखूं खाली इस ऑर्गन को छोड़ के, कौन सा वाला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और सभी जो बचे हुए ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, न्यूयॉर्क। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, हेग, नीदरलैंड। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने ये पढ़ा कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स
कितने होते हैं, अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं। बट क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आ जाए कि ओरिजिनली सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते थे, तो कितने मेंबर्स होते थे? 11 मेंबर्स। ओरिजिनली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स होते थे? 11 मेंबर्स। और एट प्रेजेंट उसके 15 मेंबर्स हैं, जो हमने पढ़ा है कि एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स। क्वेश्चन इससे रिलेटेड यहां पर यह भी बनता है कि किस ईयर में इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 11 से बढ़ा के कितनी कर दी? 15। तो वो कब किया? 1965 में 11 मेंबर्स की जो स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट आते हैं। ठीक है, यहां से मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ओरिजिनली सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स थे? 11 थे। 1965 के बाद से कितने मेंबर हो गए इसके? 15। कौन से 15? 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। मुझे लगता है कि इन तीनों में से तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं जो आपके पुराने एग्जाम हुए, JKSSB के आप एग्जाम देखोगे उसमें मोस्टली चीजें पूछी हुई हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं या फिर एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है। तो इसलिए ऐसी चीजें कि जो मतलब कि हमें थोड़ा फैक्चुअल टाइप की चीजें बता रहे हैं कि ये चीज है यहाँ पर जी 15 अभी हैं। कितने हैं? 15 हैं। पहले कितने थे भाई? 11 थे। तो इसीलिए आपको ये चीजें तो याद ही रखनी है। जब भी आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ोगे ये चीजें आपके दिमाग में आ जाए। जैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपके दिमाग में आ जाए, हाँ जी 15 जजेस, हेडक्वार्टर कहाँ आ गए इसके? हेग में आ गए, नीदरलैंड में, जो कि वहां पर नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है। तो ऐसे माइंड में आना चाहिए। हाँ जी सिक्योरिटी काउंसिल, हाँ जी आज 15 मेंबर्स हैं, इसके पहले कितने थे? 11 थे जी। चेंज कब हो गया? 1965 में ये चीज चेंज होगी। मतलब कि जैसे ही आप वो टॉपिक आपको ऑर्गन आए और आपके दिमाग में वो चीज झट से आ जाए, आपको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास होती है वीटो पावर। क्वेश्चन यहां से बनता है कितनी कंट्रीज के पास है वीटो पावर। ठीक है, तो जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं हमारी उनके पास होती है वीटो पावर। तो आपको ये तो पता है कि हमारी परमानेंट मेंबर कंट्रीज कौन सी है? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके एंड यूएसए। और इन्हीं 5 कंट्री के पास है हमारी वीटो पावर। वीटो पावर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पावर जो कि हमारी किनके पास है? 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज के पास है। ऐसे तो हमारे पास कंट्रीज 193 हैं, बट वीटो पावर किनके पास है? जो कि ये 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं उन्हीं के पास है हमारी वीटो पावर। ठीक है, उसके बाद देखो हमने पूरा ऑर्गन्स पढ़े, हमने उसमें सारे ऑर्गन्स के नाम पढ़े। हमने एक ऑर्गन का नाम पढ़ा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल पढ़ा। बट पेपर में अगर एग्जामिनर आपको डाल दे ECOSOS तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, ऐसा कोई ऑर्गन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ECOSOS इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ही होता है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसी भी कोई चीज पूछ सकता है कि हाँ हमने इकोनॉमिक, हाँ ICJ के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पूछ सकते हैं। तो वैसे ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ECOSOS आए, वही कौन सा वाला ऑर्गन आ गया UNO का जो हमने पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा जी? हमने पढ़ा है। कौन सा है वो? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो मैंने आपको चीजें बताई, जो आगे अब थिंग्स टू रिमेंबर बता रही हूं, आज का मेरा टॉपिक वैसे ही वो वाली चीजों पे फोकस करना है जो आपके दिमाग में रहे, आप इनको भूल नहीं सकते। आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है इन सारी चीजों को माइंड में रख के ही आपने इसको पढ़ना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, अभी मैं यहां पर आपको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूं कि हेडक्वार्टर्स ऑफ ICJ हेग, नीदरलैंड। ठीक है, अदर ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क। जो 5 बचे हुए ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। सिक्योरिटी काउंसिल के ओरिजिनली मेंबर थे 11। 1965 में इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया फ्रॉम 11 to 15। ठीक है, उसके बाद वीटो पावर किनके पास होती है? जो परमानेंट मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके पास होती है वीटो पावर। वो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ ECOSOS। ये भी हमारा आपको पता ही है कि एक ऑर्गन है UNO का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है आपको इस स्लाइड में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है, हमने कल ही पढ़ा था कि प्रेजेंटली हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। आप पिछले वाले टॉपिक को इस टॉपिक से रिलेट करो तो चीज़ें आपको बड़ी ही इजी लगेंगी। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो शायद ये चीज़ें आपको थोड़ी सी लगें कि ये क्या है, इसमें 15 कैसे होंगे, तो वो डिफिकल्ट लगे। बट अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा होगा तो ये वाला लेक्चर उसी को ही मैं कंटिन्यू करा रही हूँ, और ये इतने मैंने ईजी वे में लिखा है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली तो नहीं है। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस हमने पढ़ा है कि प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। क्वेश्चन आ सकता है कि एंटोनियो जो गुटेरेस हैं वो तो हमें पता है कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ है प्रेजेंटली, भाई वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रेजेंटली वो किस कंट्री से, प्रेजेंटली कौन अभी सेक्रेटरी जनरल है ये आप सबको पता है, एंटोनियो गुटेरेस, और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पुर्तगाल से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, द चार्टर ऑफ यूएनओ साइंड इन विच ईयर। ये चार्टर बेसिकली क्या हो गया, जो एग्रीमेंट साइंड हुआ। ठीक है, यूएनओ एस्टैब्लिश्ड होगा, वो जो एग्रीमेंट साइंड हुआ। आपको ये तो पता है कि यूएनओ एस्टैब्लिश कब हो गया, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एस्टैब्लिश्ड हुआ था। ये तो आप सबको पता है, इसीलिए 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएनओ डे। बट यहाँ पर है कि जो चार्टर मतलब जो एग्रीमेंट साइन हुआ वो किस ईयर में हुआ, वो हुआ 26 जून 1945। ठीक है, दोनों में फर्क है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ जिसको हम चार्टर कहते हैं, जो चार्टर साइन किया गया वो किस ईयर में किया गया, 26 जून 1945। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, लीग ऑफ नेशन फॉर्म्ड इन विच ईयर। ठीक है, अब ये लीग ऑफ नेशन क्या हो गया, देखो जबकि 1945 में यूएनओ एस्टैब्लिश्ड हुआ था, तो उससे पहले की अगर हम बात करें तो उससे पहले कि जैसे अब यूएनओ काम कर रहा है 1945 से, उससे पहले भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एज अ यूएनओ की तरह काम कर रही थी, तो हाँ थी। वो कौन सी थी, लीग ऑफ नेशन। यूएनओ 1945 मतलब 45 में ये एस्टैब्लिश्ड हुई, उससे पहले कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूएनओ की तरह काम कर रही थी। हाँ जी भाई थी, कौन सी थी, क्या नाम था, लीग ऑफ नेशन। किस ईयर में फॉर्म्ड हो गई, 1919 में वो फॉर्म्ड हो गई थी। ठीक है, इसी को सक्सीडेड करके क्या आ गई, यूएनओ आ गई। ठीक है, तो इसने जो अपना काम सस्पेंड किया था वो किया था 1946 से, क्योंकि 1945 में क्या हो गया, यूएनओ आ गई थी। मतलब कि इसको सक्सीड करने के बाद कौन आ गया, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इतना आपको क्लियर है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी ये बोल रही हूँ, ये तो आपको कभी भी नहीं भूला। ये जो जितनी भी चीजें कराएंगे ये तो कोई भी भूलने वाली नहीं है। आप इनको एक बार ही अच्छे से पढ़ लोगे तो मुझे लगता है वो आपको नहीं भूलेगा। उसके बाद दलवीर सिंह भंडारी रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पर आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, इट इज अ जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूएनओ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जजेस हैं, 15 जजेस हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो कौन है, क्या नाम है उनका, उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि दलवीर सिंह भंडारी प्रेजेंटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो 4th इंडियन हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि दलवीर सिंह भंडारी जो हैं वो प्रेजेंटली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वो 4th इंडियन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दलवीर सिंह भंडारी इज द 4th इंडियन हु रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, यहां पर ये चीजें मुझे लगता है आपको क्लियर होगी होंगी।
एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू विच कंट्री? आपको पता है कि एंटोनियो गुटेरेस कौन है? प्रेजेंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? पुर्तगाल से वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द चार्टर ऑफ यूएनओ साइंड इन विच ईयर? चार्टर एग्रीमेंट साइन किया गया यूएन मेंबर कंट्रीज के बीच, वो किस ईयर में किया गया? 26 जून 1945। और वर्किंग में एस्टैब्लिश्ड कब हो गई यूएनओ? 24 अक्टूबर 1945। तभी तो 24 अक्टूबर ही सेलिब्रेटेड एज यूएनओ डे। उसके बाद दलवीर सिंह भंडारी रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दलवीर सिंह भंडारी इज अ फोर्थ इंडियन हु रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन से नंबर वाले इंडियन है? 4th नंबर। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहले इंडियन कौन से थे जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया? तो मैंने वहां पिछली वाली स्लाइड में लिखा हुआ है कि वो तो 4th है दलवीर सिंह भंडारी। उनसे पहले थे BN राव फर्स्ट वाले, नगेंद्र सिंह सेकेंड वाले, RS पाठक थर्ड वाले और 4th वाले आगे दलवीर सिंह भंडारी। ठीक है, पहले आगे थे BN राव, सेकेंड नगेंद्र सिंह, थर्ड इज RS पाठक एंड 4th वन प्रेजेंटली जो अभी है वो कौन है? हमारे दलवीर सिंह भंडारी। उसके बाद नेक्स्ट है दलवीर सिंह भंडारी री इलेक्टेड सेकेंड टाइम इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंडिया की तरफ से सेकेंड टाइम री इलेक्ट हुए हैं इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो कौन है? वो कौन है? दलवीर सिंह भंडारी। उनकी ये सेकेंड टर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस इज 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। जो एंटोनियो गुटेरेस है वो 9th सेक्रेटरी जनरल हैं किसके? यूएनओ के। ठीक है, मुझे लगता है कि ये वाला जो स्लाइड है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दलवीर सिंह भंडारी 4th इंडियन है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। BN राव के बाद फर्स्ट BN राव थे, सेकेंड नगेंद्र सिंह थे, थर्ड RS पाठक थे और 4th वाले आगे दलवीर सिंह भंडारी। उसके बाद दलवीर सिंह भंडारी री इलेक्ट हुए हैं सेकेंड टाइम इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उसके बाद एंटोनियो गुटेरेस इज द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। जब भी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें रिमेंबर ही रखनी है कि भाई हमने ये चीज़ें याद ही रखनी है। जो आज के सारी थिंग्स टू रिमेंबर थी, इनको हमेशा दिमाग में रखना है। जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आए, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? दलवीर सिंह भंडारी, सेकेंड टर्म है उनकी। मतलब कि ये चीजें, फर्स्ट वाले कौन से थे? BN राव। तो मतलब कि ये चीजें जब भी आप ये चीजें पढ़ोगे तो उनके साथ साथ वो पॉइंट्स रिमेंबर करते जाना है कि जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये जो था, तो ये चीजें थी हमारी किससे जुड़ी हुई। आज हमने जो बात की सिर्फ किसकी की? यूएनओ की। अब हमारे पास अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जिसमें हम WTO, WHO, बड़ी सारी ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जितनी भी ये जो मैंने आज थिंग्स टू रिमेंबर आपको बताई, ये सारी आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो एग्जामिनर है उसने अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आए हैं, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। मैं आशिक लोन जॉब अड्डा का डायरेक्टर लाया हूं आपके लिए फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट में, जो कि JKSSB ने वैकेंसी निकाली है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, और जो अपकमिंग वैकेंसी है जिसमें पटवारी यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, सब इंस्पेक्टर का, JK पुलिस की वैकेंसी के लिए, इन सारी वैकेंसीज के लिए तैयारी करने के लिए आज ही स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए।